आपने कभी जंगल की काली रात और ऊंचे पहाड़ों की परछाई में कुछ ऐसा महसूस किया है जो आपके सबसे डरावने सपने से भी ज़्यादा भयानक हो? कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन उन सब का होना किसी बुरे सपने के जैसा ही है। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर, और आज मेरे पास दो सच्ची अपलांचियन कहानियां हैं। तो क्या हम साथ चलें और खुद ही देखें कि सच कितना अजीब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फॉरगॉटन ट्रेल बाय लैंडर आर। अपलांचियन पर्वतों में बड़े होते हुए मुझे हमेशा पुरानी ट्रेल्स के बारे में चेतावनी दी जाती थी। इनमें से कुछ सुरक्षित थे, कुछ अच्छी तरह चले हुए थे रास्ते जो आपको लाजवाब नज़ारों तक ले जाते थे। बाकी मेरे दादाजी कहते थे कुछ किसी वजह से भुलाई जा चुकी थे। जब मैं 16 साल का था, मेरे दोस्तों और मैंने अंधेरा होने से पहले अपनी कैंप साइट तक पहुंचने के लिए इन्हीं में से एक ऐसी ही अबैंडन ट्रेल से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी, जिसकी वजह से यह अब मुश्किल से एक ट्रेल कहलाने लायक थी। लेकिन हम इस पर चलते गए, मेरे दादाजी की चेतावनियों पर हंसते हुए। जितना हम इसके अंदर जाते गए, जंगल उतना ही खामोश होता गया। यहाँ पर पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, पत्तियों की सरसराहट तक जैसे चुप सी हो गई थी। और जल्दी ही हमें पेड़ों पर कुछ कार्विंग्स दिखाई देने लगे। वहाँ पेड़ों पर गहरे और ताज़ा साइंस कार्व किए हुए थे। हालांकि इनमें से कुछ पुराने और फीके थे। इनमें सर्कल्स, स्पाइरल और कुछ स्ट्रेंज फिगर थे, जिनके कुछ अंग ज़्यादा लंबे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे, जो थी आगे की। जब तक हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं, तब तक सूरज पहाड़ों के पीछे डूब चुका था। और तभी फुसफुसाने की आवाज़ें शुरू हुईं। ये पहले बहुत ही हल्की थी, जैसे पेड़ों में हवा की आवाज़ की जैसी, लेकिन ये धीरे धीरे साफ होती गई। आवाज़ें जो हमारी फ्लैशलाइट की रोशनी के ठीक बाहर, ठीक किनारे पर फुसफुसा रही थी। हमने इन आवाज़ों को पुकारा, सोचा शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इसके जवाब में हमें सिर्फ और फुसफुसाने की आवाज़ आई, और वो हमें चारों ओर से घेरने लगी थी, क्योंकि अब आवाज़ें चारों दिशाओं से हमें सुनाई दे रही थी। हमें इससे घबराहट होने लगी। हम उसी रास्ते पर लौटने लगे जहाँ से हम आए थे, लेकिन ट्रेल पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये सकरी और अंधेरी हो गई थी। सिर्फ यही नहीं, उन पेड़ों के साइंस भी बदल गए थे। अब उन पहले की शेप के उलट अब इंसानी फिगर के साइन मिल रहे थे, जिनकी आंखें खोखली थी और उनके मुंह खुले हुए थे। और फिर हमने उन्हें पहली बार देखा, लंबी पतली शैडोज जो पेड़ों के बीच खड़ी थी और हमें मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जैसे ही हम उन पर फोकस करने की कोशिश करते, ये अजीब सी फिगर अपनी जगह से हिल जाती। इनमें से एक हमारे काफी करीब आई। मेरा दोस्त इसे देखकर चीखा और वो वहां से भागने लगा। हमने भी वैसा ही किया और उसके पीछे भागे। हम जंगल में पेड़ों से टकराते भिड़ते हुए बिना किसी डायरेक्शन से दौड़ते गए। वो फुसफुसाने की आवाज़ अब हंसी में बदल गई। इसके बाद एक डिस्टॉर्टेड आवाज़ हमारा मजाक उड़ाने लगी। किसी तरह से हम जंगल से निकलकर एक पुरानी मिट्टी की सड़क पर आ गए। जब हमने वापस देखा तो वो ट्रेल गायब थी। उन पेड़ों में कोई दरार नहीं थी, कोई निशान नहीं थे कि हम किस रास्ते से आए थे। उस रात के बाद मेरा दोस्त कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने बाकी दोस्तों से बात करना बंद कर दिया और 1 साल बाद वो वहाँ से चला गया। मैंने कोशिश की कि उस बारे में ज़्यादा ना सोचूं। अभी पिछले हफ्ते मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाइकिंग पर गया था, जब हमारे कैबिन के पास मुझे एक पेड़ के पास कुछ कार्व किया हुआ दिखाई दिया। उसमें एक साइन था जिसे हाल ही में कार्व किया गया था, और उसके नीचे गहरे कटे हुए अक्षरों में जो मेरे नाम जैसे लग रहे थे। मुझे लगता है हमें उस रात बाहर निकलना नहीं चाहिए था, और मुझे लगता है कि उन्होंने हमें देखना कभी बंद नहीं किया था। इसके कुछ रातों बाद मुझे कैबिन के बाहर कुछ सुनाई दिया। पहले लगा ये कोई नॉर्मल रात की आवाज़ है, जैसे हवा
या जैसे टहनियों का टूटना ये कैबिन का सेटल होने की जैसा था। लेकिन फिर मैंने वही फुसफुसाने की आवाज़ को ठीक मेरी खिड़की के बाहर से आते सुना। मैं वहीं पर जम गया। मैं सांस भी मुश्किल से ले पाया। मेरी गर्लफ्रेंड सारा मेरे बगल में सो रही थी, इस पूरी घटना से बेखबर। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। मेरे कानों में धड़कन की आवाज़ गूंज रही थी। पतले पर्दों के आर पार मुझे कोई लंबा खड़ा दिखाई दिया। वो पेड़ों के ठीक बाहर था। कोई हमें वहां से देख रहा था। मैंने आंखें जितनी हो सके कसकर बंद कर ली, खुद से कहते हुए ये सच नहीं है, मैं बस सपना देख रहा हूँ। अगली सुबह मैंने कैबिन के बाहर पैरों के निशान देखे, लेकिन वो सामान्य नहीं थे। ये लंबे और अजीब थे, जैसे जो भी बाहर था वो पूरी तरह से इंसान नहीं था, लेकिन इंसान जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। पास के एक पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी उखड़ी हुई थी। उसकी छाल पर एक नया मैसेज कार्व किया हुआ था, तुम चले गए लेकिन हमें याद है। मैंने सारा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। हम उस दिन वहां से निकल गए और मैं प्रार्थना करता हूँ कि फिर कभी उन्हें ना सुनो। द फैमिली पोर्टल बाय फॉलन ओनी। ये कहानी उस समय की है जब मैं लगभग 15 साल का था। ये घटनाएं आज भी मेरे साथ हैं और ये मुझे आज भी उतना ही डराती हैं। और उस घर में जो हुआ उसके कारण मैं जहाँ भी जाता हूँ अंधेरे से सावधान रहता हूँ। मुझे डर है कि ये कहीं फिर से ना हो जाए। एक दिन मेरे पिता ने फैसला किया कि वो एक मीडियम को बुलाएंगे जो हमारे घर आएगा और गुजरे हुए परिवार वालों से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेगा। मेरी माँ इसके बहुत खिलाफ थी। उस वक्त मुझे लगा कि एक अच्छा विचार है, क्योंकि मुझे भी कुछ रिश्तेदारों से क्लोजर चाहिए था। जब मैं 8 साल का था तो एक रात अचानक मैं घबरा कर उठा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैं 1 घंटे से ज़्यादा जागता रहा। डर और बेचैनी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार कुछ देर के बाद मैं फिर से सो गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुबह बताया कि मेरे अंकल का एक अजीब एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इसे सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा, इतना कि मुझे उल्टी आ गई। ये सिर्फ इसीलिए नहीं था कि वो गुजर गए थे, बल्कि इसलिए कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था कि कुछ तो होने वाला है। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लग रहा था जैसे मैंने ही उन्हें मार दिया हो। बेशक मुझे कैसे पता चल सकता था कि उनके साथ होगा या कुछ बुरा सचमुच में होगा भी। पर कुछ सालों बाद पता चला कि जिस वक्त मैं घबरा कर उठा था लगभग उसी वक्त उनका देहांत हुआ था, और मैंने बाकी के डॉट्स को कनेक्ट कर लिया। ये मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं था कि मुझे कुछ होने का प्रीमोनिशन पहले से आ गया था। जब मैं 12 साल का था, मैं वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले स्कूल में था। सभी क्लासेस कैंडी और मूवीज़ के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर मैं इससे थोड़ा उदास सा था। ये मानो ऐसा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पूरा दिन अजीब और बेसहारा सा महसूस किया। स्कूल के बाद जब मुझे मेरी माँ लेने आई, मेरी जुड़वा बहन भी साथ ही में थी, जैसे आमतौर पर होती थी। पर माँ ने कहा कि हम दादी के घर जा रहे हैं, जो इस दिन के लिए बहुत अनकॉमन था, क्योंकि हम वीकेंड पर ही वहाँ जाते थे। जब मेरी माँ गाड़ी चला रही थी तो मैंने पूछा क्या हुआ। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस रियर व्यू मिरर से चुपके से मुझे देखती रही। जब हम उनके घर से एक ब्लॉक दूर थे, मैंने मेरे दादाजी को मेरा नाम पुकारते सुना। ये सिर्फ फुसफुसाहट थी, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये सच में सुना था। वो स्टेज 4 स्पाइन कैंसर से जूझ रहे थे, जो उनके दिमाग की तरफ बढ़ रहा था। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि दादाजी दुनिया से चल बसे हैं। मैंने रोने से खुद को रोका, क्योंकि मुझे ये पूरी तरह से पक्का नहीं था, और डर था कि शायद मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ, इस सब को अपने दिमाग में बना रहा हूँ। मेरी बहन को अभी भी कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। आखिरकार जब हम दादी के घर पर पहुंचे
तो मेरे पापा ने हमें ये खबर दी, तुम्हारे दादा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मेरे लिए भी। पर मैं रोया नहीं। मुझे लग रहा था जैसे दादाजी नहीं चाहते कि हम दुखी हों। उन्होंने एक बहुत दर्द भरा साल उस कैंसर से लड़ते हुए बिताया था, इसलिए मुझे पता था कि अब वो पहले से सुखी और शांत हैं। और मेरे पापा समझ नहीं पाए कि मैं परेशान क्यों नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा कि मुझे पहले से इस बारे में पता था। सब मुझे हैरान होकर देखने लगे, सिवाय मेरी माँ के। पापा ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, किसी ने नहीं, बस मुझे पता था। मैंने बताया कि दिन भर मैंने कैसा महसूस किया और उनकी आवाज़ सुनी थी, पर पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मेरी माँ को घूरा, वो समझ रहे थे कि मेरी माँ ने हमें बता दिया था। फिर उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि क्या उसे पता था। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता था। इससे ये साबित हो गया कि मेरी माँ ने इस बारे में हमें एक शब्द भी बताया नहीं था। उनके गुजरने के लगभग 3 महीने बाद मुझे मेरे दादाजी का एक बहुत विविड सपना आया। मुझे लगता है कि ये उनका ठीक तरह से अलविदा कहने का तरीका था, क्योंकि उनके गुजरने से 6 महीने पहले से उनसे मिला नहीं था। यही कारण थे कि मैं उस मीडियम की सेशन में शामिल होना चाहता था जिसे पापा ने बुलाया था। मुझे सभी बातों का क्लोजर चाहिए था, पर माँ ने उस वक्त मुझे और मेरे भाई बहनों को घर में आने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये सेफ नहीं है और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो इसे लेकर कितनी सही थी। मैंने उन्हें बहुत मनाया कि मेरा अलग सेशन हो, पर मेरी माँ नहीं मानी, इसीलिए मेरा कोई सेशन कभी नहीं हुआ। अब सोचता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जो बाद में हुआ वो काफ़ी भयानक था। सोचिए, अगर मैं सचमुच उससे जुड़ा होता तो क्या होता। मीडियम के जाने के बाद सब ठीक लग रहा था, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहा। इसके लगभग 2 हफ्ते बाद घर की दूसरी मंजिल के किचन में सिर्फ एक खिड़की पर मक्खियों का झुंड उमड़ आया। ये काफ़ी अजीब था। सिर्फ उस विंडो स्क्रीन पर सैकड़ों बड़ी बड़ी मक्खियाँ जमा थी, जो साइज में हॉर्स फ्लाइज की जितनी बड़ी थी। ये इतनी सारी थी कि सिकाड़ास जैसी आवाज़ कर रही थी। हमें समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से आई, जैसे वो अचानक से वहाँ पर आ गई थी। अगले दिन हमें वो ज़्यादातर मरी हुई मिली और जो बाकी थी वो वहाँ से गायब थी। यह अजीब था, पर तब हमें नहीं पता था कि क्या हुआ था। मुझे लगता है यही वो जगह थी जहाँ पोर्टल खुला था, और जिस दिन मक्खियाँ आई उसी दिन वो खुला था। उस दिन के बाद मुझे पूरे घर में चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी। शुरुआत में मेरे कमरे के कोने में मुझे एक शैडो मैन दिखाई देने लगा। वो चीज़ कम से कम 8 फीट लंबी थी। उसका सर दरवाजे के फ्रेम से बस थोड़ा सा ही नीचे था। मुझे लगता था वो मुझे घूर रहा है। वो अंधेरा होने पर ही उस कोने में खड़ा रहता, जैसे वो छिपने की कोशिश कर रहा हो, पर मुझे उसका पता होता। लेकिन जिन रातों में वो वहाँ पर नहीं होता, किचन की लाइट जो हम हमेशा जलाए रखते थे दरवाजे से दिखती थी। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं महसूस कर लेता था कि वो अभी भी मुझे वहाँ से देख रहा है। वो मुझ पर बहुत गुस्सा होता। उसे पता था कि मैं उसे देख सकता हूँ। ये उसे काफ़ी परेशान करता था, पर उससे ज़्यादा परेशान करता था कि मैं वहाँ से जा क्यों नहीं रहा। जब मैं सोता तो मुझे लगातार बुरे सपने आने लगे। मुझे इनमें कोई गुस्से में चिल्लाता आदमी सुनाई देता जो कहता, गेट आउट, गेट आउट। इसे रोकने के लिए मैंने बिस्तर के नीचे क्रॉस रखा। सोचा शायद ये मदद करे, पर मुझे लगता है इससे हालात 10 गुना खराब हो गए थे। 3 रातों के बाद क्रॉस गायब हो गया, बिना किसी निशान के कि वो कहाँ पर गया। मैंने मेरे कमरे की हर चीज़ खींच कर देखी, बेड, ड्रेसर, कारपेट, पर वो मुझे कभी नहीं मिला। मुझे इससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मेरे दादाजी ने दिया था। क्रॉस को खोने के बाद वो शैडो मैन मेरा हर जगह पर पीछा करने लगा था। वो हमेशा आग के किनारे पर रहता, कंधे के ठीक पीछे। चाहे मैं घर में जहाँ भी जाता वो मेरे पीछे पीछे आता। मुझे रेगुलर स्लीप पैरालिसिस एपिसोड्स होने लगे थे। इन एपिसोड्स में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था,
पर मुझे मेरे ही शरीर के पार्ट को हिलाने में लगभग 1 मिनट लगता था। ये मेरे साथ इतनी बार हुआ कि मैंने इससे बाहर निकलने का रूटीन बना लिया था। एक दिन जब मैं बर्तन धो रहा था, मुझे अपनी दाहिनी आंख के कोने पर एक पूरी काली फिगर दिखाई दी। मैंने अपनी नज़र घुमाई तो समझ आया कि वो मेरे से सिर्फ कुछ इंच दूर है। मैं इससे काफ़ी डर गया। ये उस दिन मेरे अब तक सबसे करीब आया था। मैं पलटा और चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं जैसे ही पलटा वो गायब हो गया। मेरी चीख इतनी तेज थी कि बाहर से माँ दौड़ी चली आई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने कोई बहाना बना दिया। उन्हें उस पर यकीन नहीं हुआ। अब अगर उस बारे में सोचता हूँ, काश मुझे सच बता देना चाहिए था। शायद वो मेरी मदद कर पाती। पर तब मुझे लगा था शायद मैं पागल हूँ। एक 15 साल का लड़का ये सब कैसे समझाए जब उसे खुद यकीन नहीं हो कि उसी के माता पिता उस पर यकीन करेंगे या नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे खुद पर भी मुश्किल से यकीन था। इसके बाद अजीब चीज़ ये हुई कि शैडो मैन ने मेरी बात मान ली। वो मेरे से दूर रहा, पर मेरी नज़रों में मैं उसे हर जगह देखता। घर के दूसरे कोने में या शीशों, टीवी, किसी भी चमकदार चीज़ में। घर ओपन कॉन्सेप्ट वाला था, इसीलिए उसके एक छोर से दूसरे छोर तक देखा जा सकता था और वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। चीखने की घटना के बाद मेरे साथ कुछ और चीज़ें होने लगी। जैसे मुझे कुछ मिमिक्स दिखाई देने लगे जो किसी की शक्ल या आवाज़ कॉपी करते हैं। ये हमेशा मेरी जुड़वा बहन की नकल करते। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा मैं अपनी बहन को सीढ़ियों से लिविंग रूम में जाते हुए देख रहा हूँ। उसका म्यूज़िक जोर पर चल रहा था। मैं उससे कुछ बात करने लिविंग रूम गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने उसे फ़ोन किया तो वो घर पर थी ही नहीं। वो माँ के साथ डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। दूसरी बार मैं अपने कमरे में उससे बात कर रहा था। उसने मेरे साथ बात करते करते एक ऑफुल स्प्रे छिड़का। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर कुछ सुनाई दिया। देखा तो वो फिर से वही स्प्रे छिड़कने पहले की जैसे ही आई और जो हमें कुछ सेकंड पहले बात की थी उसे आकर दोहराने लगी। मैंने कहा कि तुमने ये बात कुछ ही देर पहले तो की थी। तो उसने कहा मैं पागल हूँ। वो घटना आज भी मुझे डराती है। उस घर में मेरे साथ जो सबसे डरावनी घटनाएं तब हुई जब मैं घर पर अकेला था। मैं अपने कमरे में बैठा था। मुझे कुछ देर बाद ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा ये शायद चोर है, तो मैंने एंट्री के पास रखा लकड़ी का बैट उठाया, अपने स्टैफर्ड टेरियर मिक्स को बुलाया जो मुझ पर जान छिड़कता था। बस मुझे अपने फिंगर को स्नैप करना होता और वो इतने में मेरे पास होता। हम दोनों एक साथ ऊपर गए। हमने ऊपर के हर कोने को छाना, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोचा शायद मैं घबराया हूँ और नीचे लौट आया। अचानक मुझे चोर के धपाक की आवाज़ सुनाई दी और बाकी कुत्ते भौंकने लगे। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा। सीढ़ियों से निकला तो देखा कुत्ते एक सर्कल में फर्श की तरफ भौंक रहे थे। उनकी गर्दन और पूंछ के बाल खड़े थे। इस सर्कल के बीच में एक कॉफ़ी का कप पड़ा था। इसके अंदर कॉफ़ी घूम रही थी। मुझे इस बात से राहत हुई कि ये टूटा नहीं था। मैंने उसे उठाया और सिंक की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने इसकी तरफ पीठ फेरी, सीढ़ियों का दरवाज़ा जो ठीक से बंद भी नहीं होता था जोर से बंद हो गया। मैंने डर के मारे कप सिंक में फेंका, तीनों कुत्तों को पकड़ा और डेक पर बाहर ले गया। वहाँ बैठा रहा। अब अकेले घर में नहीं रहना चाहता था। डर था कि अब और अंदर रहा जो भी था मुझे चोट पहुँचा सकता था। हमारा परिवार लगभग 2 साल बाद वहाँ से चला गया। पापा ने बताया कि मेरे भाई बहन और माँ के जाने के बाद भी उनकी गर्लफ्रेंड और उन्हें कुछ एक्सपीरियंस हुए थे, पर उन्हें मेरे जितने एक्सपीरियंस के मुकाबले में आधे भी नहीं हुए थे। हमारे मूव करने के बाद मैंने पापा को सब बताया जो कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। उन्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगा। कहा काश उन्हें पहले पता होता, वे कभी मीडियम को बुलाते ही नहीं। अगर उन्हें अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ होगा। जितना मैं समझता हूँ हमारे बाद उस घर को जो भी खरीदता है
वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। मुझे लगता है कि वो पोर्टल आज भी खुला है। जब से मैं वहाँ से निकला हूँ, ना मुझे बुरे सपने आए हैं, ना मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ है। मुझे यकीन है कि मीडियम ने पोर्टल ठीक से बंद नहीं किया था। मेरी सलाह है, अपने घर में कभी ऐसा कुछ मत करो। आपको नहीं पता इससे क्या निकल सकता है या किसे नुकसान पहुंच सकता है। शैडो इन द वुड्स बाय सेबर स्क्विड HD। ये कहानी लगभग 6 या 7 साल पहले की है। मैं तब 14 या 15 साल का रहा होऊंगा। मैं मिड मिशिगन इलाके में रहता हूँ। ये नॉर्दर्न मिशिगन जितना घना नहीं है और सदर्न मिशिगन जितना शहरी भी नहीं। इसे आप दोनों के बीच का कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिखरे हुए शहर, जंगल, खेत और छोटी छोटी कस्बे हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, मैं एक ट्रेलर पार्क में रहता हूँ जो किसी कस्बे से लगभग 2 मील दूर एक सड़क के किनारे है। यानी ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है। उस पार्क के बगल वाली सड़क के साथ 2 नालियाँ हैं। एक नाला लगभग 50 गज चलकर एक एंट्रेंस पर खत्म होता है। वहां से दूसरा बड़ा नाला शुरू होता है। वो पहले सकरा है, फिर पार्क के पीछे एक अच्छे आकार के तालाब में खुलता है। इस नाले के पास एक बहुत पतला सा जंगली इलाका है। बस 200 गज लंबा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ हैं, पार्क के किनारे को सड़क से जोड़ते हैं। मेरा भाई जब मैं छोटा था तब वो दादी के साथ यहीं रहता था और वो मुझे उस जंगल की डरावनी कहानियां सुनाता था। अजीब आवाजें, मिट्टी में मिली अजीब चीजें। एक बार तो उसने कहा उसने इंसानी खोपड़ी खोद निकाली थी। हालांकि मुझे लगता था मुझे डराने के लिए वो झूठ बोल रहा था। उसने एक शैडो फिगर की बात की जो जंगल में रहती थी। कहा ये पुरानी नेटिव की जमीन है और शायद इसी वजह से श्रापित है। अगर आपको जगह और बैकग्राउंड समझ आ गया होगा तो कहानी शुरू करते हैं। यह एक गर्म, बादलों भरी और हवा वाली सरद दोपहर थी। मेरा दोस्त मैथ्यू और मैं अक्सर बाहर खेलते थे, चिड़ियों को बंदूक बनाकर आर्मी गेम्स। हमारे पास फैंसी टॉय गन नहीं थे, इसीलिए हम अपनी कल्पना का सहारा लेते थे। उस पार्क में बहुत से खाली रन डाउन ट्रेलर थे जिनमें कोई नहीं रहता था, पर वो हटाए नहीं गए थे, इसीलिए ये दौड़ने भागने की अच्छी जगह थी। जिसने भी छड़ी से बंदूक खेली है उसे पता होगा एक अच्छी छड़ी मिलना कितना मुश्किल है। मिल जाए तो इसे खजाना समझो और कोशिश करो कि ये टूटे ना। उस दिन मुझे एक परफेक्ट राइफल वाली छड़ी मिली, पर मैथ्यू को अपनी मशीन गन के लिए बड़ी छड़ी नहीं मिल रही थी। पार्क में कहीं नहीं मिली तो उसने कहा जंगल में चलकर देखते हैं। आमतौर पर हम उस जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था और वहाँ की छड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी। पर उस दिन हम किसी कारण से चले गए। रास्ते पर चलते हुए हमें महसूस होने लगा जैसे हवा भारी हो गई थी, जैसे हमें वहाँ नहीं होना चाहिए था, जैसे हम वहाँ जाकर किसी को डिस्टर्ब कर रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई और फॉल का अंत होने के कारण ज़्यादातर पत्ते गिर चुके थे। ऊंचे कॉटनवुड पेड़ हवा से सीटी जैसी आवाज़ बना रहे थे, जिससे सब कुछ और भयानक लग रहा था। हम आधे रास्ते तक गए, जमीन पर झाड़ियाँ तलाशते हुए। मैं ज़्यादा छड़ियाँ नहीं उठा रहा था क्योंकि कीड़ों से डर लग रहा था, और सच कहूँ तो मैं बस वहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाहता था। हर वक्त एक डर सा लग रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इधर मैथ्यू हर ढेर को अच्छी तरह से तलाश रहा था, अपनी परफेक्ट गन को ढूंढने के लिए। एक छोटी डिटेल और जिसके बारे में मुझे यहाँ अच्छे से बताना चाहिए। उस रास्ते के लगभग आधे रास्ते में दाहिनी तरफ एक छोटा सा अलग हिस्सा था जिसे हम आइलैंड कहते थे। उसे रास्ते से घने झाड़ और नुकीलेदार कांटेदार पौधे अलग करते थे। मैथ्यू ठीक उस आइलैंड के पास एक ढेर में छड़ी तलाश रहा था कि अचानक सारे जानवर और पक्षी एकदम से चुप हो गए। हम दोनों ने देखा कि आगे लटकती टहनियाँ हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें हिलाने की कोशिश कर रहा था। और तभी दाहिनी तरफ लगभग वहां से 20 फीट दूर पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो एक दिन की जैसे साफ एक झुकी हुई काली फिगर वहां पर थी। ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बल्कि एकदम ठोस काली, अपनी पीठ पर झुकी हुई थी। उसकी बाहें आगे निकली हुई थी और कलाइयों से हाथ जानवरों की तरह लटक रहे थे। वो अजीब पंजों वाली चाल से तेजी से दौड़ रहा था
पेड़ और झाड़ियां जैसे उसके लिए वहां पर थी ही नहीं। जैसे उसका एकमात्र मकसद था हमें अपनी जमीन से भगाना। जैसे ही मैंने उसे हमारी तरफ दौड़ती देखा, मैंने मैथ्यू के कंधे पर मारा और चिल्लाया, भागो। वो पीछे से कुछ चिल्लाया पर मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे भागना था। हम झाड़ियों को तोड़ते, पेड़ों से टकराते, टहनियों से बचते हुए आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। मैं एक बड़े पेड़ के साथ खड़ा होकर हाँफने लगा। लगभग 30 सेकंड बाद मैथ्यू भी बाहर आया, उतना ही हाँफते और इस पूरी चीज से हैरान होकर कि मैंने क्यों अचानक भागने को कहा। मैंने उसे बताया जो मैंने वहां पर देखा था। उसने बताया कि उसने आधे रास्ते में रुककर सांस ली थी, पर उसे ऐसा लगा ही नहीं जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा था। उसने एक फिगर को जरूर देखा था जो तेज भी थी और धीमी भी। ये दोनों चीजें एक साथ कैसी थी उसने पूरी तरह समझाया नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज तक हमें नहीं पता हमारा सामना किससे हुआ था, पर हमें यकीन है कि कम से कम वो जंगली हिस्सा श्रापित है। उसमें कोई ऐसा रहता है जिसे किसी का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने हमें बहुत साफ कर दिया था कि हमें वहां जाना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।